मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। एज यूजुअल जैसे मैं कहा करता हूं कि मैं तब आता हूं जब मेरे रेडियो स्टूडियो में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करता है, और अंजलि गोगिया तो ऐसे शख्सियत की मालिक हैं कि जब भी वो स्टूडियो में आती हैं, मेरा दिली तौर पर ये मन करता है कि उनसे बातचीत करके मैं स्वयं को भी आनंदित करूं और अपने श्रोताओं को भी इस आनंद से सराबोर करूं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब स्टूडियो में आती हैं, हमारे स्टूडियो में एक अलग सी रौनक हमें नजर आती है। मैं समझता हूँ ये परमात्मा की कृपा है जो आप पर भी है और हमारे पर भी। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू रेडियो बूज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आज की बात शुरू करने से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूं, कल मेरे पास गुड़गांव के एक नौजवान, लगभग 25 साल की उम्र थी, एक प्रॉपर्टी डीलर से मुझे इंटरैक्ट करने का मौका मिला। वो आगे बढ़कर मेरे से पूछ रहे थे, सर मैंने तो अपने जीवन का एक ही लक्ष्य रखा हुआ है कि मुझे अधिक से अधिक पैसा कमाना है, अधिक से अधिक दौलत इकट्ठी करनी है, और आज मेरे पास सिर्फ एक पुश्तैनी मकान है और जल्दी ही मैं ये चाहता हूं कि मैं इन मकानों की संख्या कम से कम 5 तो कर ही लूं। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं, एक दौड़ तो ये दौड़ है जो उस प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे व्यक्त की। वो मुझसे भी पूछने लगा कि सर आपका लक्ष्य क्या है। मैंने उसको अपना एक शेर सुनाया। शेर ये था कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भर पेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। उसका अगला प्रश्न था, सर ये गवा के पाना क्या हुआ। काश वो आज हमारे साथ स्टूडियो में होता तो मैं उसको आपका उदाहरण प्रस्तुत करता कि गवा के पाना ये है कि दिल्ली की भागती दौड़ती दुनिया की भीड़ से समय निकालकर दिल्ली से गुड़गांव में आना और गुड़गांव आके हमसे बातचीत करना, ये गवा के पाने का एक बेस्ट उदाहरण है जो आप प्रस्तुत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आज किस विषय पर हम बात करना चाहते हैं। सर आज मैं सोच रही थी हम बात करते हैं डी क्लटर में। ओके, डी क्लटर का क्या मतलब है? जी, हर किस्म की चीजें हमारे आसपास होती हैं। हमारा जो घर होता है, जब हम नया घर लेते हैं तो वो खाली होता है। ओके, और वो खाली घर काफी अच्छा लगता है एक पर्सपेक्टिव से। धीरे धीरे हम उसमें चीजें भरनी शुरू कर देते हैं जी। फिर हम उसमें इतनी सारी चीजें भर लेते हैं कि चलते चलते भी कई दफे टक्कर लगती है, कभी फर्नीचर से, कभी सामान से। तो जब हमारे को वो एक कहीं पे हम नॉक होते हैं, टक्कर लगती है, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है, कहीं गुस्सा आता है कि ये यहाँ पे चीज क्यों पड़ी है। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉब्लम दैट वी हैव जब हमारे पास बहुत ज्यादा सामान हो जाता है। हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं, तो जब अलमारियां भी भरी हुई हैं, घर भी भरे हुए हैं, तो हमारा दिमाग कैसे खाली होगा। बिल्कुल, हमारा दिमाग भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो आज हम बात करना चाहते हैं डी क्लटर की। क्योंकि हर एक चीज की अपनी एनर्जी है। हर एक कपड़े की अपनी एनर्जी है, हर एक मोमेंटो की अपनी एनर्जी है, हर एक फर्नीचर की अपनी एनर्जी है। हर किस्म की चीजें अगर हमारे पास हैं तो वो मल्टीपल एनर्जीज होती है हमारे घर के अंदर। तो अगर हम इन सब चीजों को इकट्ठा करते रहें तो हमारी अटैचमेंट बढ़ती रहती है इनसे।
वी डोंट वांट टू लेट गो। हम कोई भी चीज देना नहीं चाहते, लेकिन जब हम एक एक कर किसी को दें जिसको जरूरत है, कभी भी अगर हम कोई भी चीज उठाकर उसको दें जिसको जरूरत है, तो उसको जितनी खुशी मिलेगी उससे डबल खुशी हमें मिलेगी। Exactly. And we are doing ourselves a favor by giving away things. Yes. Because I feel आप जितना ज्यादा अपने आप को कंटेन्ड रखिए, जितना ज्यादा एक्सेसिव चीजें आप निकालिए, अगर आपने 2 साल से ज्यादा कोई कपड़े नहीं पहने तो आप वो कभी नहीं पहनेंगे। अगर 2 साल से ज्यादा आपने कोई जूता नहीं पहना तो आप उसको कभी नहीं पहनेंगे। उन सबकी चीजों की पड़ी एनर्जी सारी पोल्यूट करती रहती है एनवायरनमेंट को। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी बैठी रहती हैं। हम एज इंडियंस काफी हद तक हम होर्डर्स होते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स होर्डर्स। अब होर्डर्स कौन होते हैं कि हर एक चीज हम इकट्ठी करते रहते हैं। अरे ये तब काम आ जाएगी, ये 2 साल बाद काम आ जाएगी, ये जब बच्चा बड़ा होगा तब काम आ जाएगी, ये उसके बच्चे के काम आ जाएगी। वी डोंट नीड टू कीप एवरीथिंग, वी हैव टू लर्न टू डिटैच। हम जितना ज्यादा सामान देंगे उसको जो कि जरूरतमंद है, उतने ज्यादा हम एट पीस रहेंगे। अब कई ऐसी चीजें होती हैं जो सर हमारे को रखनी भी जरूरी होती है, हमारे मोमेंटर्स होते हैं, उसके साथ मेमोरीज अटैच्ड होती हैं। तो पहले तो आप अपना सारा कबर्ड खाली करें। उस कबर्ड में से आप देखिए जो जो चीजें आपने नहीं यूज करी पिछले 2 साल में, उनकी एक अलग ढेरी बनाइए। वो सारी चीजें आप अलग रखिए। जो चीजों की आपकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, उन चीजों को पकड़कर अपने हाथ में आप देखिए कि वो आपको किस चीज की याद कराते हैं। क्या वो हैप्पी मेमोरीज है, या वो अपसेटिंग मेमोरीज है, या वो कहीं डिस्टर्बिंग मेमोरीज है। तो डिस्टर्बिंग मेमोरीज को रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको डी क्लटर करना है। डी क्लटर का मतलब ये है कि हर वक्त ये कोशिश करनी है कि हमारे घर के अंदर जो एनर्जी फ्लो है और जो हवा का फ्लो है वो रुके ना कहीं। वो पूरी तरीके से घूम सके। जब पंखा चलाएं तो पूरे तरीके से पूरे घर में हवा चले, जब खिड़की खोले तो पूरे घर में वो फ्रेश हवा आए। जितना ज्यादा हम देंगे और अपने पास उतना ही रखेंगे जितनी हमारे को जरूरत है, उतनी ज्यादा हमारी लाइफ सर लाइट रहेगी और क्लटर कम होगा हमारे दिमाग में। नहीं तो चैटर है ना जी, जो हमारे दिमाग का ये चैटर है ना, वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देगा। एंड वी हैव टू गेट ओवर द पास्ट टू बी एबल टू गेट इनटू द फ्यूचर। वी कैनॉट टेक आवर पास्ट इनटू द फ्यूचर। वो जो सारी चीजें हैं हमारी, जो हमारी इतनी पुश्तों से पड़ी हुई हैं। सर, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। When my grandparents came from Pakistan, partition के time, so my grandmother, she had a sewing machine. तो वो अंडर द गाब आए थे क्योंकि वहां पर they were doing very well, लेकिन जब यहाँ आना था तो लूटपाट का सीन था। तो उनकी जो एक मशीन थी उसके नीचे एक सीक्रेट बॉक्स था। उस सीक्रेट बॉक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे अपना सामान, ज्वेलरी, पैसे भर कर वो लेकर आए और बाहर से ये दिखाया जैसे उनके पास नहीं है। I hope she can forgive me for this, but वो इस तरीके से यहाँ आए और वो जो मशीन थी that became like an heirloom. वो मशीन मेरी दादी से मेरी मदर के पास गई, मेरी मदर से मेरी भाभी ने यूज करी। अब वो मशीन 150 साल पुरानी है और सिंगर की मशीन है और अब उसकी कहीं कोई जगह नहीं है। वो एंटीक पीस है। मेरे ब्रदर ने अभी शिफ्ट करा तो उन्होंने सिंगर को फोन करा कि हमारे पास ये आपका वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल्स है, वुड यू लाइक टू टेक इट बैक? ही सेड नो, वी डोंट हैव एनी सच फैसिलिटी। आपने रखनी है रखिए, नहीं तो आई गिव हिम सजेशन कि अमृतसर में सर गोल्डन टेम्पल के साथ एक पार्टीशन का म्यूजियम बनाया है उन्होंने। उस म्यूजियम में सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है। जो जो ऐसी चीजें पार्टीशन से रिलेटेड है वो सब पर्सनल आर्टिफैक्ट्स हैं, वहां पर सबने उनको डोनेट किया। So I've suggested to go and give it over there. वो जो एनर्जी है 150 साल की एनर्जी उस लोहे के पीस में है। वो जिस भी जगह जाएगा कितनी ज्यादा उसकी हैवी एनर्जी होगी। So it is better to get rid of it. हमें लाइट रखना है अपने आप को। अब जैसे हम खाने की भी बात करते हैं सर, जो हमारा स्टमक एरिया है that is the middle part of our body, and they say we should keep it light. द सेम वे हमारा जो घर है उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको हमारे को लाइट रखना होता है। जब वो लाइट रहेगा, उसके आसपास एनर्जी फ्लो ठीक रहेगा, तो
अपने आप से वास्तु ठीक हो जाता है। exactly. और अपने आप से सबका मेंटल इक्विलिब्रियम ठीक रहता है, घर में शांति रहती है और सब लोग मिलकर रहते हैं। yes. अगर जगह ही नहीं होगी सर 6 फैमिली मेंबर्स को बैठने की एक कमरे में, तो फिर वो सामान ज्यादा जरूरी हो गया। right. सामान ज्यादा जरूरी है, लोग उतने जरूरी नहीं है। yes. So this is the thought I thought we could discuss on a clutter note. अंजलि जी, जो बात आप कर रहे हैं, बहुत पहले यूनान के फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में इस बात को बड़े विस्तार में शेयर किया है। सिंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी and we have read in detail by Plato that any state which did not make the concept clear about property is ultimately leads its citizen into confusion. Somewhere the very basic thing was the same what you are. अक्सर ओशो भी एक बात कहा करते हैं कि मैंने कई सन्यासियों को ये बात कहते हुए सुना है कि मैंने तो लाखों करोड़ों की संपत्ति पे लात मार के मैं यहां आ गया हूं, किस बात का तुम शान दिखाते हो, मेरे से बढ़कर कौन हो सकता है, मैंने तो करोड़ों की संपत्ति पे लात मारी। ओशो कहते हैं मैंने उसको कहा आपने लात तो मारी है, लगता है ठीक से नहीं लगी। आप जो बार बार अभी भी आपको उस संपत्ति को करोड़ों की संपत्ति कह रहे हैं, इसका मतलब आपको वो संपत्ति करोड़ों की आज भी नजर आ रही है। फर्क ये है बाहरी तौर पर वो नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो आप वहीं अटके हुए हैं और उससे आप मुक्त नहीं हो पाए। तो अंजलि जी, जो बात आप कहना चाह रही हैं, पॉइंट इज दिस, टिल वी डोंट डीपोजेस आवर प्रॉपर्टी, टिल वी डोंट डीपोजेस आवर बिलोंगिंग्स, उतनी तकलीफ हमें झेलनी पड़ेगी जब जब हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इस अभ्यास में, आप इस प्रैक्टिस में जागरूक होकर जितनी जल्दी उतर सकें और आप महसूस करें कि कोई चीज अगर आपकी दैनिक यूटिलिटी में पिछड़ गई है, उसकी अब जरूरत नहीं रही, तो कम से कम उसको तो छोड़ा जा सके, उसको तो अपने जहन से भी उतारा जा सके। लेकिन बड़ा कठिन काम है। इस काम को करने के लिए जो एक कंसिस्टेंट अवेयरनेस की जरूरत है, मैं समझता हूं वो कोई जागरूक विरला आदमी ही कर पाता है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस प्रैक्टिस को जितनी जल्दी हम शुरू कर दें उतना बेहतर। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि ये बात सिर्फ चीजों पे सीमित नहीं है। Yes. We have started talking about this क्योंकि ये हमारे लिए सबसे आसान शुरुआत हो सकती exactly. है। But as we go along, it is very important to understand कि जो अटैचमेंट है वो हमारे को वीक बनाती है। yes. जो अटैचमेंट है वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती। exactly. जो अटैचमेंट है वो हमारा मति भ्रष्ट करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी अटैचमेंट्स छोड़ते जाएं। शुरू करिए अपने सामान से। yes. धीरे 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 वो रिलेशंस पे भी आ गए। यस यस एब्सोल्युटली। अब आप देखिए, जितना भी घरों में सास बहू का झगड़ा है, उसमें जो मौलिक बात है, मदर को लगता है कि ये मेरा बेटा जिसको 25 साल तक या 30 साल तक मैं पोजेस करती रही हूं, अब एक कल की लड़की जो मेरे घर में आई है वो मेरे बेटे को पोजेस कर रही है। अब ये जो पोजेशन का दुविधा है, पोजेशन की ये जो पकड़ है, यही रिलेशनशिप में एक दुविधा बनती है। यही इस रिलेशनशिप में, और यही बात
आप देखें कि दामाद में और बहू के केस में आपकी बेटी जब किसी लड़के को ब्याह के उसके साथ जाती है, इधर मायके साइड में ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ससुराल साइड में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मायका साइड इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि हमने बेटी को छोड़ना है। जो बात हम कर रहे हैं, द फीलिंग ऑफ डीप पोजेशन अबाउट द डॉटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग, कि इसने दूसरे घर में जाना है, और उधर वाइस वर्सा टेक्स प्लेस कि मदर ऑफ ए सन ऑलवेज थिंक कि मैंने किसी की बेटी को लाना है और उसने मेरे घर की बहू बनना है। तो ये जो पोजेशन और डिपोजेशन का कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है, इसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। मैं ये समझता हूं कि आपकी बात को इस उदाहरण से भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया। सर 100 बातों की एक बात जी, कि ये जो अटैचमेंट्स होती हैं, ये जो पोजेशन होता है, पोजेसिव बिहेवियर होता है, ये सब शुरुआत होती है ईगो से। यस। तो अगर हम डिटैचमेंट की बात करें, अगर हम डीक्लटर की बात करें, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग अवे थिंग्स। वहीं से हमारी ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप से भी डिटैचमेंट शुरू हो जाती exactly. है। तो फिर इट इज अ मच इजियर लाइफ, अ मच सिंपलर लाइफ। तो अपने सारे झोल झाल कम करिए और सिंपल लाइफ जिए, और वही चीजें रखिए जिसकी आपको जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि योगिया जी, आज जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट थॉट आपने हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखा है, मैं अक्सर लोगों से ये बात कहता भी हूं कि हम किसी धर्म ग्रंथ का कोई प्रचार नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि जो बात आप हमारे साथ बैठ के शेयर करती हैं, ये बड़े से बड़े, गहरे से गहरे धर्म ग्रंथ से भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ये जीवन के वो सूत्र हैं जिनको सुन के, अपना के जीवन को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है, सादा बनाया जा सकता है, सिंपल रखा जा सकता है, और स्ट्रेट अवे उस जीवन को आगे निकाला जा सकता है। इन शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे श्रोताओं को ये जीवन दिशा दी, और मैं ये चाहूंगा कि इसी तरीके की जीवन दिशा आप आने वाले समय में भी देते हैं। बहुत बहुत